महात्मा गांधी ने कहा था, फिलिस्तीन की ज़मीन उसी तरह अरबों की है जिस तरह इंग्लैंड अंग्रेज़ों का या फिर जिस तरह फ्रांस फ्रांसीसियों का। यह गलत भी होगा और अमानवीय भी कि यहूदियों को अरबों पर ज़बरन थोप दिया जाए। उचित यह होगा कि यहूदी जहां भी जन्मे हैं और कमा खा रहे हैं वहां उनके साथ बराबरी का व्यवहार हो। अगर यहूदियों को फ़िलिस्तीन ही चाहिए तो क्या उन्हें यह अच्छा लगेगा कि उन्हें दुनिया की उन सभी जगहों से ज़बरन हटा दिया जाए जहां वे आज हैं? लंबे वक्त तक गांधी जी की यह सोच भारत की इजराइल फिलिस्तीन नीति का हिस्सा रही, लेकिन हाल के दिनों में भारत के उस रवैये में विचलन आया है। उसका झुकाव इजराइल के प्रति बढ़ा है। उसने अनेक मौकों पर इजराइल द्वारा पैदा की गई फिलिस्तीन की मानवीय त्रासदी से मुंह मोड़ा है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में लाए गए उस प्रस्ताव पर वोटिंग से गैर हाजिर रहा जिसमें फिलिस्तीन के इलाकों से इजराइल की वापसी की बात की गई है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि इजराइल फिलिस्तीन के उन इलाकों से 1 साल के भीतर वापस आए, उसे खाली करे जिस पर उसने अवैध कब्जा कर रखा है। हमास के साथ 7 अक्टूबर 2013 को शुरू हुई इजराइल की लड़ाई ने एक साथ अनेक मोर्चे खोल दिए हैं। खासकर लेबनान में उसकी कार्रवाइयां अनैतिक और अमानवीयता की हदें पार कर रही हैं, चाहे वो पेजर अटैक हो। लेबनान की राजधानी बेरूत में 17 सितंबर को कई पेजर में धमाके होने से 9 लोगों की मौत हुई है और करीब 2800 लोग घायल हुए हैं। इन धमाकों में लेबनान में ईरानी राजदूत भी घायल हुए हैं। चाहे वो सिविलियन आबादी पर हमला हो। सेंट्रल डाउनटाउन पर यह अटैक हुआ है जहां पर ज्यादा सिविलियन एरियाज हैं, इसलिए संभावित है कि ज्यादा नुकसान इस बार बेरूत को पहुंचा है और खासतौर पर जो स्थानीय लोग वहां मौजूद हैं लड़ाकों से अलग, उन तक इस बार नुकसान की चपेट पहुंची है। या फिर लेबनान में काम कर रही पीस कीपिंग फोर्सेस के ऊपर हमला हो। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने कहा है कि इस हमले में शांति सेना में तैनात श्रीलंका के 2 सैनिक घायल हुए हैं। हाल के दिनों में ये चौथा मौका है जब इस्राएली सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र के पीस कीपिंग मिशन से जुड़ी जगहों पर हमला किया है। इस पूरी लड़ाई में भारत का मीडिया न 3 में न 13 में, न इजराइल से लेना न फिलिस्तीन को देना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अपनी नफरत, अपनी सांप्रदायिकता, अपनी कुंठा जनित हिंसा को भारतीय खबरिया चैनलों के हुड़क-चुल्लू हर दिन जमकर हवा दे रहे हैं। इस लड़ाई को शुरू हुए साल भर बीत चुके हैं। खबरिया चैनलों को देखकर लगता है कि इजराइल ने अब अपनी आगे की रणनीतियां इन्हीं हुड़क-चुल्लुओं के स्टूडियो में बनानी शुरू कर दी हैं। ईरान के साथ इजराइल क्या करने वाला है ये सोचकर ही सबकी धड़कनें बढ़ी हुई, क्योंकि इजराइल वो देश है जो बदला तो लेता ही है, लेकिन ऐसा बदला लेता है कि उसके दुश्मन कभी उसे भूल नहीं पाते। तो क्या करेगा इजराइल अपने को बचाने के लिए, अपनी कौम को बचाने के लिए क्या करेगा? अपनी आवाम को बचाने के लिए, अपनी जनता जनार्दन को बचाने के लिए क्या करेगा? मरने दे। वैसे इजराइल पर ईरान के सबसे बड़े हमले के बाद अब इजराइल कमर तोड़ पलटवार की रणनीति बना रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान पर कभी भी बारूद वर्षा हो सकती है, बारूद वर्षा। ईरान का यह हमला इजराइल के लिए युद्ध के खुले निमंत्रण की तरह है, जिसे इजराइल पूरे मन से स्वीकार करेगा और इसका पूरा हिसाब इजराइल जरूर चुकाएगा। इनकी छिछोरी युद्ध प्रियता को छोड़ हम सीधे इजराइल और लेबनान की बात करते हैं। इजराइल अपने टैंक और हथियार लेकर एक बार फिर से लेबनान में घुस गया है। और आपको बता दें, इजराइल की सेना जमीनी रास्ते से भी लेबनान में घुसी है, दक्षिणी लेबनान से, और वो कई जगहों पर हिजबुल्लाह पर लगातार हमले कर रहे हैं और अपना झंडा लहरा कर दिखा रहे हैं कि इजराइल वहां मौजूद है। दोनों का आमना सामना फिलिस्तीन की वजह से हो रहा है। अतीत में भी ये इसी वजह से आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन अब एक फ़र्क है। पहले इजराइल के खिलाफ जंग में लेबनान दूसरे अरब देशों के साथ मिलकर खड़ा होता था, अब वह अकेला है जो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। 2000 से ज़्यादा लेबनानी अब तक इजराइल के हाथों मारे जा चुके हैं। वह अकेले क्यों खड़ा है? इसका उत्तर लेबनान की भौगोलिक स्थिति और उसके निकट अतीत में छिपा है। शिया, सुन्नी और ईसाइयों की लगभग बराबर आबादी वाला लेबनान एक समय में अरब देशों का स्विट्जरलैंड कहा जाता था। इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है इसका अतीत। कहा जाता है जीसस क्राइस्ट ने लेबनान के ही एक शहर टायर के पास अपना पहला चमत्कार दिखाया था। उन्होंने एक शादी में पानी को वाइन में बदल दिया था। जब जीसस को मारने की कोशिशें की गई तब उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ शहर की एक गुफा में शरण ली थी। उसे आज भी संरक्षित करके रखा गया है। उस शहर पर अब आतंकी गुट हिजबुल्लाह का कब्जा है। लेबनान में ईसाई और मुस्लिम दोनों वर्जिन मैरी की पूजा करते हैं।
217 किलोमीटर लंबा और 56 किलोमीटर चौड़ा लेबनान काफ़ी छोटा देश है। इस पर फ्रांसीसी कब्जे का बहुत ज़्यादा असर है। 1916 में फ्रांस ने सीरिया पर कब्जा कर लिया था। फिर 1920 में इसके पश्चिमी हिस्से को अलग करके उसने लेबनान का गठन किया। लेबनान का दक्षिणी हिस्सा सीधे इजराइल से जुड़ता है। एक वक्त में यहाँ की आधी से ज़्यादा आबादी ईसाई थी। यह 80-90 साल पहले की बात है। लेकिन मौजूदा आबादी की संरचना कुछ ऐसी है कि ईसाइयों की आबादी घटकर 32% के आसपास रह गई है। शिया और सुन्नी दोनों बढ़कर 30-31 के आसपास हो गए हैं। यानी जिस मिडिल ईस्ट में ज़्यादातर देश शिया और सुन्नी मुस्लिम बहुल हैं, वहीं लेबनान में ईसाई, शिया और सुन्नी लगभग बराबर हैं। लेबनान की राजनीतिक संरचना भी बहुत अजीबोगरीब रही है। 1943 में फ्रांस से आज़ादी मिलने के बाद यहाँ एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाई गई जिसमें तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति ईसाई होगा, प्रधानमंत्री सुन्नी मुसलमान होगा और संसद का स्पीकर शिया मुसलमान होगा। यह विचित्र व्यवस्था लंबे समय तक चलती रही। The Christian ascendancy and the results of the 1932 census were enshrined in the National Pact of 1943. An unwritten agreement between Muslim and Christian leaders which determined what the political structure of Lebanon would look like. Here are some of the key points of the agreement. The president and commander of the armed forces were both to be Maronites. The prime minister was to be a Sunni. The speaker of parliament was to be a Shia. The deputy speaker of parliament and deputy prime minister was to be a Greek Orthodox Christian. The chief of the general staff of the armed forces was to be a Druze. And within parliament there would always be a ratio of 6-5 in favor of the Christians to Muslims. लेबनान 1943 में फ्रांस से आज़ाद हुआ। इसके 4 साल बाद 1947 में इजराइल अस्तित्व में आया। उसके बाद से ही लेबनान में फ़लस्तीनी शरणार्थियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। यही वजह रही कि एक समय में जो लेबनान ईसाई बहुल था, बाद में वहाँ मुस्लिम आबादी तेज़ी से बढ़ गई। दूसरी तरफ बारंबार युद्ध से परेशान बड़ी संख्या में ईसाइयों ने यूरोप के दूसरे देशों में पलायन भी किया। 1948 और 1967 की जंगों में लेबनान अरब देशों के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ लड़ा। मई 1948 में इजराइल अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है और इसके रिएक्शन में अरब फोर्सेस, जिसमें इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक जैसे देश शामिल थे, इजराइल पर अटैक कर देते हैं। इसे फर्स्ट अरब इजरायली वॉर भी कहते हैं। 1967 में 6 डे वॉर अचानक से नहीं हो गया था। ये इजराइल और अरब स्टेट्स के बीच कई दशकों से चल रही पॉलिटिकल टेंशंस और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स का नतीजा था। अरब देश 1967 का युद्ध महज 6 दिन के भीतर हार गए। लेकिन लेबनान की कहानी थोड़ी अलग है। 1960 के दशक में यह अरब देशों के बीच आर्थिक तरक्की का अगुआ बन गया था। इस दशक में इसने तेज तरक्की की। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि 1950 से 1956 के बीच लेबनान की प्रति व्यक्ति आय 1.5 गुना बढ़ गई थी। इसकी एक बड़ी वजह रही लेबनान की नई बैंकिंग नीति, जिसे बैंक गोपनीयता कानून कहते थे। इसके तहत लेबनान सरकार ने कानून बना दिया था कि खाता धारकों की कोई भी जानकारी किसी से साझा नहीं की जाएगी। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों ने लेबनान में अपना धन रखना शुरू कर दिया, जैसे आजकल स्विस बैंकों या फिर टैक्स हेवन देशों में होता है। इस नीति के चलते लेबनान में विदेशी निवेश खूब बढ़ा। खुली बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाकर लेबनान ने बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश आकर्षित किया और तेज तरक्की की। इस कारण इसे पश्चिमी एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाने लगा था। Lebanon's reputation as the Switzerland of the Middle East is based on a series of historical, economic, and social developments. This title stems from the economic prosperity, cultural diversity, and relatively stable political environment that Lebanon experienced, particularly between the 1950s and 1970s. आंकड़े बताते हैं कि लेबनान ने 1950 से 60 यानी एक दशक के भीतर अपनी जीडीपी को दोगुना कर लिया था और साथ में इसका बैंकिंग सेक्टर 200% की रफ्तार से बढ़ रहा था। दुनिया भर का पैसा यहाँ के बैंकों में जमा हो रहा था। अरब देशों के बीच लेबनान आधुनिकता का अगुआ बन गया था। यहाँ के बीच पर युवतियाँ बिकनी पहनकर घूमती थी। देश विदेश से यात्री स्पोर्टिंग क्लब और कॉकटेल का आनंद लेने के लिए यहाँ आने लगे। The Lebanese learned a lot from the French, not to mention the Greeks, Romans, Egyptians, Turks, British, Americans, and others. But they had no need to learn civilization. They had always been civilized, preferring trade to war and education to ignorance. The Phoenicians, who sailed as far as Britain long before the Romans and traded for tin with the skin-clad natives, were the ancestors of these energetic people. Their traders crop up in the Old Testament and in Homer, and they have never gone out of business.
लेकिन यह खुशहाली बहुत दिनों तक कायम नहीं रही। 1975 में लेबनान गृह युद्ध यानी सिविल वॉर में फंस गया। लेबनान में गृह युद्ध की कई वजहें रही, लेकिन सबसे अहम वजह थी वहां की राजनीति में धार्मिक आधार पर मिलने वाली पद व्यवस्था। इसमें ईसाइयों को बढ़त हासिल थी। इससे लेबनान के शिया और सुन्नियों में असंतोष फैलने लगा। उन्हें लगा कि सत्ता में उनकी भागीदारी कम है और ईसाइयों का कब्जा है। इस असंतोष ने गृह युद्ध की नींव डाली। सिविल वॉर की दूसरी बड़ी वजह असमान आर्थिक विकास रहा। 60 के दशक में लेबनान में जो समृद्धि आई उसमें ईसाइयों का ज्यादा फायदा हुआ। वो लगातार अमीर हो रहे थे, मुस्लिम अपेक्षाकृत कमजोर रहे। इस असमानता ने दोनों धर्मों के बीच संघर्ष को बढ़ावा दिया। और तीसरी वजह रही फिलिस्तीन से आने वाले सुन्नी मुसलमान। फिलिस्तीनियों के लगातार आने से लेबनान के ईसाइयों में नाराजगी बढ़ रही थी। यह उस दौर की बात है जब इजराइल फिलिस्तीन में संघर्ष चल रहा था, सीरिया में गृह युद्ध चल रहा था और दोनों तरफ से मुसलमान भागकर लेबनान में बस रहे थे। इससे मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही थी। इसके चलते लेबनानी ईसाइयों में बेचैनी बढ़ रही थी। लेबनान के सिविल वॉर का ट्रिगर पॉइंट बहुत भयावह है। अप्रैल 1975 में कुछ बंदूकधारियों ने एक चर्च के बाहर गोलीबारी की और 4 ईसाइयों को मार डाला। ये ईसाई मिलिशिया ग्रुप के लोग थे। ईसाइयों ने आरोप लगाया कि ये हत्याएं फिलिस्तीनियों ने की हैं। इस घटना के जवाब में ईसाई मिलिशिया ग्रुप ने फिलिस्तीनियों से भरी एक बस पर हमला किया और उसमें 27 लोगों को मार दिया। इस घटना के बाद पूरे देश में गृह युद्ध शुरू हो गया। पूर्वी बेरूत में ईसाइयों का प्रभुत्व हो गया। पश्चिमी बेरूत मुस्लिम मिलिशिया के कब्जे में चला गया। एक दूसरे के इलाके में पकड़े जाने पर लोगों की हत्या कर दी जाती थी। धर्म के आधार पर पूरा देश बंट गया। At a church in East Beirut, a Maronite family was having a baptism ceremony and many notable figures, most importantly Pierre Gemayel, were attending. As everyone was waiting outside of the church, gunmen fired out of a truck decorated with the symbolism of a leftist Palestinian group. 4 people were killed, but the militias missed Pierre. Still, Gemayel's armed faction, the Kataib, were outraged at the audacity of such an attempt. And so that day, the Kataib set up checkpoints throughout the city. When they came across a group of civilians returning from a pro-PLO political rally in a bus, they fired on it and killed more than 20 passengers, claiming that these were PLO guerrillas. इस गृह युद्ध के शुरुआती सालों में 2 लाख हथियारबंद लोग शामिल थे। पहले साल 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। बड़ी संख्या में ईसाई अमेरिका और यूरोप में जाकर बस गए। करीब 60,000 मुस्लिमों ने दूसरे अरब देशों में शरण ली। 1976 में लेबनान ने अपने पड़ोसी देश सीरिया से मदद मांगी। सीरिया के राष्ट्रपति हाफिज असद ने फिलिस्तीनी और मुसलमानों के गुटों के खिलाफ 40,000 सैनिक भेजे। 2005 तक सीरियाई सैनिक लेबनान में डटे रहे और उसके एक बड़े इलाके पर कब्जा जमाए रखा। अब हम लेबनान के इजराइल और फिलिस्तीन कनेक्शन को समझते हैं। इजराइल के कब्जे के बाद बड़ी संख्या में लेबनान पहुंचे फिलिस्तीनियों ने 60 के दशक में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया। यासर अराफात इसके नेता थे। फिलिस्तीनी गुरिल्ला ग्रुप्स लेबनान का इस्तेमाल शेल्टर के तौर पर करने लगे। वे सीरिया बॉर्डर से हथियार हासिल करते और इजराइल पर हमला करते, फिर लेबनान में छिप जाते। इससे लेबनान की ईसाई आबादी में नाराजगी बढ़ने लगी। लेबनान की सेना कभी कभार इन गुरिल्ला लड़ाकों पर कार्रवाई करती थी, लेकिन मुस्लिम आबादी में फिलिस्तीनियों को लेकर हमदर्दी के कारण कभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। इस तरह लेबनान इजराइल, सीरिया और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की लड़ाई का मैदान बन गया। गृह युद्ध के दौरान 1982 का साल बहुत महत्वपूर्ण है। लेबनान में चुनाव हुए। इजराइल से नज़दीकी रखने वाले बशीर गोमायल राष्ट्रपति चुने गए, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही उनकी हत्या हो गई। इसके बाद इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया। इजरायली सेना ने लगभग 3,000 फिलिस्तीनी शरणार्थियों की हत्या कर दी। राजधानी बेरूत के एक हिस्से पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। इसी इजराइल से लड़ने के लिए 1982 में हिजबुल्लाह का जन्म हुआ। इसमें मूलतः शिया लड़ाके शामिल थे, जिन्हें ईरान समर्थन देने लगा। अब हम थोड़ा सा पीछे साल 1979 में लौटते हैं। इस साल ईरानी क्रांति हुई, जिसे फारसी में इनक़िलाब-ए-इस्लामी भी कहा जाता है। शिया मुस्लिमों की बहुलता वाले ईरान में एक विद्रोह के बाद 11 फरवरी 1979 को शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी की सरकार का तख्ता पलट दिया गया। इस्लामी विद्रोहियों ने आयतुल्लाह ख़ुमैनी के नेतृत्व में एक इस्लामी गणराज्य की स्थापना की। 1 फरवरी 1979 को आयतुल्लाह ख़ुमैनी नाटकीय रूप से निर्वासन से वापस लौट आए। प्रदर्शनकारियों, साम्राज्यवाद के हिमायतियों और पुलिस के बीच गोलियों और सड़कों पर मुठभेड़ें एक आम बात हो गई।
विद्रोहियों ने शाह की प्रतिमाओं को नष्ट नाबूद कर दिया। 11 फरवरी को तेहरान की सड़कों पर टैंक नजर आने लगे, लेकिन बहुत जल्दी साफ हो गया कि सेना का सत्ता पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। क्रांतिकारियों ने तेहरान के मुख्य रेडियो स्टेशन पर धावा बोल दिया और ऐलान किया, ये ईरानी जनता की क्रांति की आवाज है। प्रधानमंत्री बख्तियार ने इस्तीफा दे दिया। 1 अप्रैल 1979 को आयतुल्लाह खुमैनी ने राष्ट्रीय रायशुमारी में भारी कामयाबी हासिल की। उन्होंने एक इस्लामी गणतंत्र का ऐलान कर दिया। उन्हें जिंदगी भर के लिए ईरान का राजनीतिक और धार्मिक नेता नियुक्त कर दिया गया। जो ईरान 1948 और 1967 के इजराइल अरब युद्ध से पूरी तरह अलग रहा, वह अब परोक्ष ढंग से हिजबुल्लाह के जरिए इजराइल से लड़ने लगा। ईरान के हिजबुल्लाह से नज़दीकी का एक अहम कारण शिया संप्रदाय से होना भी था। लेबनान एक तरफ गृह युद्ध में फंसा था, दूसरी तरफ इजराइल और अरब देशों की लड़ाई का मैदान भी बना हुआ था। 1989 में सऊदी अरब ने लेबनान के गृह युद्ध को ख़त्म करने की कोशिश की। इसके तहत एक सुलहनामे पर सहमति बनी, जिसमें राष्ट्रपति के ज़्यादातर अधिकार कैबिनेट को सौंप दिए गए। मुस्लिम सांसदों की संख्या बढ़ा दी गई। ईसाई मुस्लिम के बीच पदों का जो बंटवारा 6 और 5 के अनुपात में था, उसे आधा आधा कर दिया गया। इसके साथ ही 1990 में गृह युद्ध औपचारिक रूप से खत्म हो गया। इस समझौते के बाद लगभग सभी विद्रोही गुटों ने हथियार रख दिए, लेकिन हिजबुल्लाह ने इजराइल से लड़ना जारी रखा। The first light in the dark came when the Arab League mediated the Taif Agreement in 1989, where a vast amount of different factions agreed to national reconciliation, with one exception. One of the Maronite leaders, Michel Ayoun, who had a significant radical Sunni and Christian following, denounced the new Christian leader appointed by the Taif Agreement. In the final Christian civil war, Ayoun was ousted with the support of the Syrian armed forces after another violent 17 months of bloodshed. In March 1991, the parliament passed a general amnesty that pardoned all political crimes. Most of the militias were dissolved or naturally faded away. The Lebanese armed forces slowly began to rebuild themselves, but the violence would never really cease. लेबनान में शिया समुदाय के समर्थन के अलावा धीरे धीरे हिजबुल्लाह राजनीतिक और सैनिक रूप से भी मजबूत हुआ। उसे ईरान से आर्थिक और सैनिक समर्थन मिलता रहा। इस वजह से लेबनान की सरकार कभी हिजबुल्लाह पर लगाम नहीं लगा पाई। अब यह चुनाव में भी हिस्सा लेता है। इसी हिजबुल्लाह का लीडर था हसन नसरुल्लाह, जिसे इजराइल ने मार गिराया है। और ईरान अब सीधे सीधे इजराइल के साथ जंग में मुब्तला है। पश्चिम एशिया का इतिहास बहुत जटिल और खूनी है। हमारे खबरिया चैनल अक्सर सिर्फ खूनी हिस्से पर ध्यान दे पाते हैं। जटिलता को समझना न उनके बस में है और न ही आपको वो उसे समझाना चाहते हैं।